नमस्कार। आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्कूल टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाठ दो बैलों की कथा, जो कि क्षितिज किताब का प्रथम पाठ है। इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि वह इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि उन्हें हमारे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पाठ के साथ। दो बैलों की कथा। यह कथा प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। इस कथा के माध्यम से उन्होंने कृषक जो जीवन है उनका और जानवरों के बीच का जो प्रेम संबंध है उसे दर्शाया है। उन्होंने दर्शाया है कि किस प्रकार मनुष्य कितने भी कष्टों के बावजूद, इतने अत्याचारों के बावजूद वह अत्याचार का सामना करता है और किस प्रकार भारतवासियों ने आंदोलन के रूप में अपने आप की रक्षा की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पाठ के साथ, दो बैलों की कथा। मैं जो कठिन शब्दों का प्रयोग करूंगी और जिन्हें अंडरलाइन करूंगी, मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि आप भी उसे अंडरलाइन करें और मेरे साथ साथ लिखते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पाठ को। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरात पद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींखनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो चाहो। तो इसमें जो लेखक हैं प्रेमचंद जी, वह कहते हैं कि जानवरों में हम जानते हैं कि गधा ही सबसे बुद्धिहीन है। हम ऐसा उसे कहते हैं कि वह उसमें बुद्धि नहीं होती, उसमें ज्ञान नहीं होता, परंतु हमारे पास क्या ऐसी कोई लिखित जगह है जिसमें लिखा है कि बुद्धिहीन है वह, उसमें वह नासमझ है, उसमें कोई भी दिमाग नहीं है? ऐसा कहीं लिखित नहीं है। हम ऐसा समझते हैं, हम ऐसा खुद ही सोचते हैं। तो जब हम इवन इस चीज़ को हम लोग अपने जीवन में भी प्रयोग करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को कंपेयर करना चाहते हैं, उसकी तुलना करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि उसमें बुद्धि नहीं है या उसने जो कार्य किया है वह बेवकूफ़ लोगों द्वारा किया गया कार्य है, तो हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कि हम उसे गधा बुलाने लगते हैं। परंतु क्या हमें इस बात का ज्ञात है कि गधा हम इसीलिए भी पुकारते हैं कि क्या पता वह बहुत ही सादा सीधा हो, उसमें बहुत सारी सरलता हो, इसीलिए वह कितना भी कठोर उसके साथ व्यवहार क्यों ना किया जाए, वह सदैव अपने मालिक के प्रति अग्रसर रहता है, वह उनके लिए बहुत से कार्य करता है। गाय भी देखो, हम गाय को माता मानते हैं, हम लोग कुत्ते को गरीब जीव मानते हैं, परंतु वह भी कभी ना कभी अपना क्रोध दर्शा देता है, क्योंकि उनमें भावनाएं व्यक्त करने का वह साहस होता है। भले ही गाय कितनी भी सहनशीलता क्यों ना रखता हो, उसे यह लगता है कि यदि वह अपने भावनाओं को दर्शाए तो मालिक उसे अवश्य समझेगा। तो इसी प्रकार हर एक जानवर अपनी कष्ट को इस प्रकार व्यक्त कर पाता है, परंतु केवल गधा ही है जो कभी भी अपने कष्टों को व्यक्त नहीं कर पाता। आगे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कुत्ते को गरीब जीव माना गया है। बच्चों, गरीब जीव का अर्थ यह नहीं है कि उसके पास धन नहीं है या उसे काफ़ी भुखमरी का सामना करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। गरीब जीव इसीलिए कहा गया है क्योंकि आज भी यदि आप देखें तो ऐसे कई कुत्ते हैं जो आवारा घूमते हैं, जिनका कोई मालिक नहीं होता, जिन्हें
सही समय पर खाद्य पदार्थ नहीं प्राप्त होता, उन्हें काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है। परंतु ऐसे भी जीव हैं जिन्हें मालिक अवश्य अपने पास रखते हैं, जिन्हें लोग पालना पसंद करते हैं। तो उनमें भी काफ़ी कुत्ते भी आते हैं, परंतु फिर भी ऐसे आज भी कई कुत्ते हैं जिन्हें कोई अपने पास नहीं रखना चाहता। वैशाख में जितना चाहो गरीब को मारो, जैसी खराब स्थिति पे उससे काम कराओ, सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं रहती। यानी जो हमारा गधा होता है वो कभी असंतुष्ट नहीं रहता है अपनी चीज़ों को लेकर। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। यानी कि हमें दर्शाया जा रहा है कि वह हमेशा न्यूट्रल रहता है, वह कोई भी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से दर्शाता नहीं है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वह सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उसमें इतनी सरलता है, इतनी सादगी है, और उसमें जो ऋषि मुनियों द्वारा जो गुण हम मनुष्यों को करने के लिए कहा जाता है कि हमें हमेशा हर परिस्थिति में अपने भावनाओं को समान रखना चाहिए, हमें कभी अत्यधिक खुश या अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए, यह सब कार्य गधा करता है, परंतु हम उसे बेवकूफ़ का दर्जा दे देते हैं। हम उसकी तुलना बेवकूफ़, उस बुद्धिहीन के साथ करने लगते हैं। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं देखा है क्या? अवश्य ही नहीं देखा होगा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। तो यहाँ पर दर्शाया क्या है कि जीवन में सीधापन आजकल नहीं माना जाता है। जीवन में माना जाता है कि जो व्यक्ति सीधा है वह जो असल आदर्श है उसे नीचा कर रहा है। यहाँ पर भारतवासियों के साथ तुलना की गई है। दर्शाया गया है कि किस प्रकार भारतवासियों के साथ अत्याचार किया गया था अफ्रीका में, अमेरिका में। भले ही भारतवासी कष्ट करते हो, परिश्रम करते हो, अपने सारे कार्य को करने के लिए बहुत सा जोश रखते हो, फिर भी उन्हें निचला महसूस कराया जाता है, क्योंकि जो भारतवासी हैं वह किसी का अनादर नहीं करते। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देने सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। तो यहाँ पर वह जो लेखक है वह कह रहे हैं कि क्योंकि वह ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे पा रहे। यहाँ ईंट का जवाब पत्थर एक मुहावरा है, वह दर्शा रहा है कि जिस प्रकार यह अत्याचार कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, यदि वह भी उसके प्रति आंदोलन करते, उसके प्रति अपनी क्रूरता को दर्शाते तो शायद आज उन्हें भी सभ्य कहलाया जाता। जापान की मिसाल सामने है, जापान की भी मिसाल उसी प्रकार सामने है। एक ही विजय ने उससे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। अवश्य ही जापान पहले निचला देश माना जाता था, परंतु क्योंकि एक बार उसने विजय प्राप्त कर ली तो उसे भी सभ्य कहलाए जाने लगा। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। यदि आप जानते हो तो कई बार बैल बुद्धि यह मुहावरा भी प्रयुक्त किया जाता है। इसका अर्थ है कि जिसके पास बुद्धि न हो या जो अपनी बुद्धि का सही प्रयोग न करे। तो जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आ जाते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वह उसकी तरह है, पर पूर्ण तरह से वह गधा नहीं होता है, क्योंकि गधा कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाता, परंतु बैल जो है जब उसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जब उसे कष्टों का ज़्यादा ही सामना करना पड़ता है,
तो वह अपने क्रूरता, अपने कष्ट को दर्शाने के लिए, अपना क्रोध दर्शाने के लिए वह भी कभी कभार बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है, वह भी कभी कभार सींग मार देता है। बच्चों, यहाँ पर बछिया के ताऊ का अर्थ है बैल। बैल को कभी कभार जब हम कठिन शब्दों में व्यक्त करते हैं, या कह सकते हैं जब हम उसे दर्शाना चाहते हैं, तो बछिया के ताऊ के हिसाब से भी उसकी तुलना की जाती है, या फिर आप कह सकते हैं उसके हिसाब से भी उसे दर्शाया जाता है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा होता है। सही बात लिखी है कि बैल जो है कहीं ना कहीं तरीके से अपने असंतुष्ट की भावनाओं को दर्शाता है, जो कि गधा नहीं करता। वह कभी भी असंतुष्ट नहीं रहता है, और इसीलिए उसका स्थान गधे से नीचा है। गधे से नीचा का अर्थ है कि वह गधे से कम बेवकूफ़ या कम बुद्धिहीन माना जाता है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो जो झूरी काछी है उसके दो बैल थे जिसका नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत उन दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे के मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं लेखक कह रहे हैं, एक कहानी के माध्यम से दर्शा रहे हैं कि दो बैल थे, हीरा और मोती। वह एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र थे, और वह बहुत देखने में भी सुंदर थे और काम भी बहुत ज़्यादा करते थे। इसके साथ साथ दोनों में इतना भाईचारा था कि वह एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति है जिससे जीवों में श्रेष्ठ का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य खुद को ही ऐसा समझता है कि वह ही सारे जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, पर ऐसा नहीं है। सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं, और तभी हमारा ये जो इकोलॉजिकल साइकिल वाला जो टर्म है हम इस्तेमाल करते हैं, वो बैलेंस यानी कि संतुलित रहता है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, थोल थप्पा होने लगता है। तो यहीं पे वो दर्शा रहे हैं कि किस प्रकार वह अपना प्रेम दर्शाते हैं। कभी कभार ये प्रश्न के रूप में भी आ सकता है कि किस प्रकार बैल अपना प्रेम एक दूसरे के प्रति व्यक्त करते थे। तो वह एक दूसरे को चाटा करते थे, एक दूसरे के साथ आँखों से बातें करते थे। इसके साथ साथ वह एक दूसरे के साथ सींग लगाते थे। यहाँ वह सींग लड़ा के लड़ाई नहीं करते थे, बल्कि अपने प्रेम को दर्शाने के लिए सींग को लड़ाया करते थे। जिस प्रकार दो घनिष्ठ मित्र एक दूसरे को गले लगाते हैं, उसी प्रकार दो बैल अपने प्रेम, अपने मित्रता को दर्शाने के लिए अपने सींग लड़ाया करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। तो यहाँ पर जब लेखक लिखते हैं कि जब दोनों को कार्य करने के लिए, जब हल जोतने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए ले जाया जाता था, तो दोनों क्या करते थे, कोशिश करते थे कि मेरे गर्दन पर ज़्यादा भार रहे ताकि दूसरे को कोई कष्ट ना पहुँचे। तो सोचो कितना प्रेम, कितना आत्मीयता का भाव होगा एक दूसरे के लिए। दिन भर मेहनत करने के बाद संध्या के समय वह एक दूसरे के पास जाते थे, एक दूसरे को चाटा करते थे और एक दूसरे से प्रेम को व्यक्त किया करते थे और अपनी थकान भी मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। तो सोचो दोनों सारे कार्य, उठना, बैठना, खाना, पीना, सब एक दूसरे के साथ संयम पूर्वक करते थे। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम
वे कहाँ क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचे जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। तो यहाँ पर किस प्रकार जो गया है वो किस प्रकार कष्ट दे रहा था, दोनों बैलों को दर्शाया गया है कि वो उन्हें मार रहा था, पीट रहा था। क्यों? क्योंकि जो बैल है उन्हें यह नहीं पता था कि उनके मालिक बदला नहीं है, बस उनके मालिक ने उसके साले को ससुराल भेज दिया है। फिर अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम करा लेते। हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाने का कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुम जो कुछ खिलाया करते वह सिर झुकाकर खा लिया करते। फिर भी तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि यदि उन्हें वाणी प्राप्त होती, यदि उन्हें बोलने की शक्ति होती तो वह अवश्य ही अपने मालिक को पूछते कि तुमने हमें इसके हाथों क्यों बेच दिया, क्यों हमारा इस प्रकार हमें अपने से अलग कर दिया। तुम जो हमारे साथ रहते थे, जब हमारे साथ वक्त व्यतीत करते थे, वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया गया? और हम तो तुम्हारे प्रति इतने अग्रसर थे, तुम्हारा सारा कार्य करते थे, फिर भी तुमने हमारे साथ ऐसा जुल्म क्यों किया? संध्या समय दोनों बैलें अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्हें अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि अरे यार, हमारा पुराना घर छूट गया, हमारी पुरानी यादें वहीं रह गई। अचानक हम इस जुल्म करने वाले व्यक्ति के साथ आ गए और अलग हो गए हमारे मालिक से, हमारे गांव से। तो वो भी वहाँ पे एडिक्वेट हो गए थे, वो भी वहाँ पे अच्छे से खुशी से थे। जब वहाँ एक नई जगह आए तो उन्हें भी काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ा। उन्होंने इसीलिए दोनों ने ही नाद में मुँह भी नहीं डाला। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने में जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों जोर मारकर पगहे तुड़ा डाला और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। तो उन्हें पगहे से बांधा गया था, पर जब रात में सोने का वक्त हुआ, जब सब सोने जाने लगे, तो उन्होंने निश्चय किया कि वह स्वयं को आज़ाद करेंगे। उन्होंने पगहे को ज़ोर से पटका, अपनी रस्सियों को तोड़ दिया और वहाँ से निकल गए। तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि इस प्रकार बैल उसे तोड़ सकेंगे, क्योंकि वह काफ़ी मजबूत होता है, परंतु उन्होंने उसे तोड़ दिया और अपने आप को आज़ाद कर लिया। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगाया। प्रेम लिंगिंग और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर। अगले दिन जब झूरी उठा तो वह यह देखकर बहुत ही अचंभित हुआ कि किस प्रकार दोनों ही बैल वहाँ आकर पहुँच चुके हैं।
और वह आधे तक कीचड़ से भरे हुए हैं और उनके गर्दन में रस्सी अभी भी लटक रही है। परंतु वह यह देखकर बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ कि किस प्रकार उसके बैल उसके लिए प्रेम दर्शाते हैं, उससे कितना प्रेम करते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने उसकी आँखों में विद्रोहमय स्नेह देखा। विद्रोहमय स्नेह यह है कि उनके हिसाब से जो मालिक है झुरी, उसने जो निर्णय लिया था वह गलत था, वह उसके खिलाफ थे और विद्रोह कर रहे थे कि हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो बाल सभा है वह भी बहुत प्रसन्न हुई। गाँव वालों भी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि किस प्रकार दोनों जीव अपने मालिक के प्रति प्रेम दर्शाते हैं, किस प्रकार उनके बीच एक अटूट रिश्ता बंध चुका है। तो उन्होंने बैलों के लिए भूसा लाया, चोकर लाया और रोटी वगैरह जो भी उनके पास थे वह भेंट स्वरूप लाया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस नहीं था। तो आपस में वह बच्चे बोलने लगे और तभी फिर आखिरी में जब एक बच्चे ने बोला कि यह अभी बैलों का जिनका जन्म हुआ है पूर्व जन्म में अवश्य ही इंसान होंगे, मनुष्य होंगे। तो इसका प्रतिवाद यानी कि इसके बाद कुछ कहना या इसके खिलाफ कुछ कहना या इसके अगेंस्ट में कुछ कहना, इसका किसी के पास हिम्मत या साहस नहीं था। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसी नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? तो झूरी की स्त्री बाहर आई, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, उसे क्रोध आया, उसे जलन सा महसूस हुआ और वह बोली कि किसे नमक हराम बैल है। नमक हराम का अर्थ है कि जो हमारे लिए जिसको हमने इतना प्रेम दिया, जिसको हमने अपने पास रखा, खिलाया पिलाया, उसी ने ही हमारा कार्य करने से इनकार कर दिया। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि कैसे नमक हराम बैल है कि इन्होंने जो कार्य उन्हें सौंपा गया था ससुराल में करने के लिए वह छोड़ आए, वह भाग आए। पर झूरी अपने पशुओं से बहुत प्रेम करता था। वह तुरंत बोला कि वह नमक हराम क्यों है? अवश्य ही तुम्हारे घर वालों ने उन्हें खाना नहीं दिया होगा। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? तो स्त्री और क्रोधित हो गई। स्त्री ने बोला कि हाँ, बस तुम्ही को तो खिलाना आता है, बाकी सब तो अपने पशु के और हमेशा क्रूर बर्ताव करते हैं। वह तो कभी कोई चारा देते नहीं, बल्कि उन्हें सिर्फ पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो झूरी ने चिढ़ाया कि अगर मेरे बैलों को उन्होंने खाना दिया होता तो वह कभी आते क्या वापस? स्त्री चिड़ी, भागे इसीलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धियों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। यह दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। तो यहाँ स्त्री बहुत भड़क गई उसने कहा कि वह तुम्हारी तरह नहीं है बेवकूफ़ या फिर बुद्धिहीन कि वह सिर्फ खिलाएंगे और उससे कम काम कराकर छोड़ देंगे। मेरे वहाँ पर उसे अच्छे से खिलाया भी होगा और अवश्य उससे ज़्यादा काम भी करवाया होगा। जितना खिलाया है उतना काम भी किया होगा, परंतु यह तो ठहरे कामचोर, यह उतना काम करने से डर गए होंगे और भाग आए होंगे। वही हुआ और फिर उसने तय भी किया कि वह उनको और खाना नहीं देगी, अर्थात उसको चोकर वगैरह नहीं देगी, उसे रस भरा खाना नहीं देगी और केवल सूखा भूसा उन दोनों को खिलाएगी। और सचमुच यही हुआ कि उसने अपने निर्णय पर वह अटल रही
वह अपने निर्णय पर अटल रही और उसने बैलों को सचमुच सूखा भूसा देना शुरू कर दिया और अपने नौकरों को भी यही करने के लिए कहा। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्यों खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल दे, मालकिन मुझे मार देगी। चुरा कर डाला? न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो यहाँ पर वह कहता है कि तभी मालिक को भी बहुत बुरा लगता है कि किस प्रकार का व्यवहार है, और वह अपने नौकर को जाकर कहता है कि तुम जाकर थोड़ा सा रस भरा भूसा डाल दो। तो उसे डर लगता है, वो कहता है कि नहीं भाई, मालकिन को पता चलेगा तो वह मुझ पर चिढ़ जाएंगी और मुझ पर बहुत क्रोधित हो जाएंगी, और इसके अलावा बाद में अगर उन्होंने आपसे पूछा और यदि मैंने आपका नाम बोला भी तो आप भी मुकर जाएंगे और उनकी तरफदारी करने लगेंगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। तो ये क्या, मोती जो है वो चिढ़ता था, वह बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था। तो उसने सोचा कि एक दो बार तो मैं इसे किस प्रकार ही यह गाड़ी नीचे खाई में गिरा दूँ, पर क्योंकि हीरा जो था वह बहुत सहनशील था, उसने उसे संभाला, उसने उसे रोक के रखा। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत की मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। तो उसने क्या किया, क्योंकि पिछली रात उसने उनको वह छोड़कर उन्हें भाग गया था, तो उसने क्या किया, अपने बैलों को अच्छा खासा खाना दिया, खली भूसी वगैरह, परंतु इसको नहीं दिया। इसको उसने क्या किया, केवल जो सूखा भूसा है वही खाने को दे दिया। दोनों बैलों को अपमान महसूस हुआ। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी टिक्कर पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। तो जो झूरी था वह उसे मारता नहीं था, फूल की छड़ी के समान रखता था, फूल की छड़ी से भी उनको छूता नहीं था। मतलब सोचो वह उनका कितना ख्याल रखता था, परंतु यहाँ पर उसे मार खाना पड़ा और उसके साथ साथ खाना भी अच्छा नहीं मिला। इससे उन्हें अपमानित महसूस हो रहा था। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बोला, बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाते की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत जो सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। तो यहाँ पर क्या होता है, वह उन्हें हल जोतने के लिए ले जाता है। उन्होंने हल उसमें जोता और चाहा कि अपनी जो ज़मीन है उससे जोतना शुरू करे, और वह उन्हें मारता गया, परंतु यह अपना पैर आगे बढ़ा ही नहीं रहे थे। जब उसने अपना क्रूर रूप दिखाया, कौन, झूरी के साले ने जब अपना क्रूर रूप दिखाया, उसने जब इसके हीरा के नाक में मारना शुरू किया, क्योंकि हीरा बहुत सहनशील था, वह कभी से रुका हुआ था, परंतु मोती वह बहुत क्रोधित हो गया। उसे लगा कि तुमने मेरे भाई जैसे दोस्त को मारा है, और इसीलिए वह तेज़ी से दौड़ा और इस प्रकार दोनों आगे बढ़ते गए। हीरा ने मुख भाषा से कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारा तो इसने जान ही ले लिया था, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमी के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहा तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, अभी मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर अभी दोनों के बीच में मुख भाषा में, अर्थात वह एक दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ बातें करने लगे, और अपनी भाषाओं में उन्होंने व्यक्त किया कि हम जो भाग रहे हैं वह व्यर्थ है। हीरा ने कहा, और मोती ने कहा कि आज तो यह जिस प्रकार का क्रूर वर्ताव कर रहा था, यह तुम्हारी जान अवश्य ले लेता। तो
यहाँ पर हीरा उसे समझाता है कि मार खाना उनके जीवन में उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वह उन्होंने बैल का जन्म लिया है और बैलों को मार पड़ती है। ठीक है, तो इसमें जो मोती है वह कहता है कि देखो वो वहाँ से अभी 2 आदमियों को लेकर आ रहा है और वो उनके साथ में लाठियाँ भी हैं, वह अवश्य हमें मारेंगी, यदि बोलोगे तुम मुझे इजाज़त दोगे तो मैं उन्हें मज़ा चखा दूंगा। तो हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। तो यहाँ पर मोती कहता है कि मैं उनको अवश्य मज़ा चखा दूंगा, पर हीरा उन्हें समझाता है कि ऐसा करना गलत है और उसे खड़े रहने को कहता है। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। तो हीरा उसे मोती को, हीरा जो बैल है वो मोती अपने मित्र बैल को समझाता है कि बैल जाति का यह धर्म नहीं होता कि वह मालिक को इस प्रकार क्रूर व्यवहार करने के बावजूद उसके साथ इस प्रकार मारामारी करे या उसे तंग करें, बल्कि उन्हें उसका सम्मान करना चाहिए, कभी भी उसके साथ ऐसा क्रूर बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमारा पार्ट 1 जो है वो समाप्त होता है। मिलते हैं जल्दी पार्ट 2 वीडियो में क्षितिज के। मैं आप सभी से विनती करती हूँ दोबारा कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दी गई है। इसमें आपको सारे जो वीडियोस और नोट्स डाले जाएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ हम इस चैनल में आपको जो भी पढ़ाएंगे हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ताकि वहाँ आपको बहुत सरल तरीके से समझ में आए और आप उसमें अव्वल नंबर प्राप्त कर पाएँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।